Welcome to Common Mind. So today we are going to attempt the second paper of elementary mathematics CDS 2022 second paper, right? The first part of first 50 questions. By now we have done till 2021 questions, nearly about 8 PYQs, है ना? Total 16 means per year 2 questions, right? So we are now also continuing with the 2020 second paper. Series booklet is a time allotted is 2 hours and maximum marks are 100. All the instructions are as same as before. Let us now begin with the first question. It says that x square minus 20 is equal to this question. See, this we have done infinite times, है ना? मतलब हमने इसको बहुत बार किया हुआ है. तो देखिए अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा. ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं 20 को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट, ऐसे करते करते लिखा हुआ है एज टिल इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है. इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है. तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, ठीक है. तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस अंडर रूट. अब जो अंडर रूट के अंदर ये चीज लिखी हुई है, ये भी तो आपकी वही सेम चीज लिखी हुई है जो कि एक्स स्क्वायर थी. ये सेम चीज तो आपकी एक्स स्क्वायर ही है. 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट जो कि यहाँ पे लिखी हुई थी, सेम चीज वहाँ पे भी लिखी हुई है. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर के अंडर रूट में यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ठीक है. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0. तो x से x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5, ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज निकल गएंगी. कौन कौन सी, एक आ जाएगी -4 और एक आ जाएगी 5. ऑप्शन में 5 दिया हुआ है तो आंसर कितना हो जाएगा, 5. इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. कितना हो जाएगा, AD यानी कि इसको इससे और इसको इससे, तो कितना हो जाएगा, AD प्लस ए स्क्वायर प्लस BD प्लस AB इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, BC प्लस BD प्लस C स्क्वायर प्लस CD, ये हो जाएगा. अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं BD कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, CD को मैं यहाँ लाता हूँ तो कितना हो जाएगा, AD माइनस CD ये हो जाएगा. प्लस यहाँ पे A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, BC और AB को यहाँ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद यहाँ से D कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, D A माइनस सी प्लस ये कितना हो जाएगा, A माइनस सी इंटू A प्लस सी इज इक्वल टू B C माइनस ए, ये हो जाएगा. अब यहाँ से आप देख सकते हैं A माइनस सी और C माइनस ए कटेगा तो माइनस आ जाएगा. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, D प्लस A प्लस सी इज इक्वल टू माइनस B को यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 0, ठीक है. A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0 विच इज ऑप्शन नंबर D, ठीक है. नेक्स्ट वाले पे सवाल होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना. कहने का मतलब है कि A क्यूब प्लस B क्यूब जो है वो K टाइम्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर है, ठीक है. तो अब A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो देखिए A क्यूब प्लस B क्यूब को मैं लिख सकता हूँ A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, है ना, इज इक्वल टू K टाइम्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ A प्लस B इंटू A माइनस B. यहाँ से A प्लस B कटेगा तो मेरे पास ये आ गया क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू K टाइम्स A माइनस B. कहने का मतलब है कि आवर A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस B, ठीक है. तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर A. अब इसके यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है. जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हमको सिर्फ एक चीज सूझती है विच इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट. तो यहाँ पे देख लेते हैं, CND लगाते हैं तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर x प्लस 20 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 20 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन में A माइनस B, यानी कि अंडर रूट x प्लस 20 प्लस अंडर रूट x माइनस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 20 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 4, ठीक है. ये हो जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. ऊपर क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 20 में अपॉन अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है. ये बचेगा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 5/2, यानी कि 5/2 दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 20 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 25/4, ठीक है. 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 80 इज इक्वल टू 25x माइनस 25. ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 505 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 21x. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अंडर रूट 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज 10, ठीक है. आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. इन दोनों का HCF चाहिए. एक काम करते हैं, इसको रफ में करते हैं, ठीक है. मैं यहाँ पे दोनों टर्म्स लिख दूंगा और बाकी जिसका HCF चाहिए तो आप देख लीजिएगा. हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का HCF निकालिए. किन दोनों का, x टू द पावर 8 का, x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8 और
x to the power 7 minus y to the power 7 plus x to the power 5 y square minus x square y to the power 5, ठीक है, ये होगा। हमें इन दोनों का क्या चाहिए, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हमको इन दोनों का क्या चाहिए, HCF। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फर्दर, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, ठीक है। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। फर्दर मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 2 प्लस वाई टू द पावर 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तोड़ के लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जो ये चार टर्म में ये टूटा है, ये आपका चार टर्म ये है, इससे ज़्यादा फैक्टराइज और नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, ठीक है। फर्दर अब ये वाला देखते हैं, इस वाले टर्म को देखते हैं, इस वाले टर्म को, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्स टू द पावर 7 और इसमें एक्स टू द पावर 5 कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, वाई टू द पावर 5, यहाँ क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस वाई टू द पावर 2, यही तो बचेगा, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ये वैसे रहेगा। अब एक्स टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको लिख, आपको पता है कि जो जनरल फॉर्म में होता है एक्स टू द पावर माइनस ए टू द पावर एन का, वो क्या होता है, एक्स माइनस ए, फिर यहाँ पे क्या होता है एक्स टू द पावर एन माइनस 1, है ना, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, फिर यहाँ पे एक्स टू द पावर एन माइनस 2, ऐसे करते करते पावर घटती जाती है एक्स की, और यहाँ पे जो ए की पावर है वो बढ़ती जाएगी, ए टू द पावर 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस ए टू द पावर 2, ऐसे करते करते, ठीक है। ठीक है, तो x टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 का एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई इस वाले का इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस, अब x की पावर 1 घटेगी और y की पावर 1 बढ़ेगी, प्लस x की पावर 1 और घटेगी, y की पावर बढ़ेगी, फिर x की पावर 1 और घटेगी, y की पावर बढ़ती रहेगी, और लास्ट में फाइनली y की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये पूरा फैक्टराइज हो चुका है हमारा टर्म, ये वाला टर्म आया है जो कि इसका फैक्टराइजेशन है, और ये वाला जो टर्म है वो इसका फैक्टराइजेशन है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो है आपका x माइनस वाई है आपका, और दूसरा आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या है दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरा HCF क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो मेरा HCF क्या आया था, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इनके स्क्वायर्स का सम, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 100 है। तो ऐसे क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू 100 है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स यहाँ से कितना है 14, है ना, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू 100, 14 स्क्वायर होता है 196, 100 इधर आएगा, इज इक्वल टू 2k, सो 2k इज इक्वल टू 96, सो k इज इक्वल टू 2 4 16 48, है ना, 48, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। If x plus k is the HCF of this quadratic equation and this quadratic equation, यदि HCF इन दोनों का मतलब ये जो है इन दोनों का HCF आ रहा है, जाहिर सी बात है तो फिर ये इसका भी फैक्टर होगा, ये इसका भी फैक्टर होगा, यानी कि x इक्वल टू माइनस के जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करवा देते हैं, कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ से कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस क्यू के प्लस पी इक्वल टू 0। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, k इंटू क्यू माइनस पी, है ना, k इंटू क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं कि q माइनस पी इंटू के माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, सॉरी k प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, या तो यहाँ से q की वैल्यू p के बराबर आ जाएगी, नहीं तो फिर k की वैल्यू -1 आएगी। चूंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है p की वैल्यू q के बराबर नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। If 3 times the greater of two numbers is divided by the smaller number, the quotient will be 6.
इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, सपोज हमारे पास दो नंबर है a कॉमा बी, ठीक है, ये दो नंबर है हमारे पास a कॉमा बी, और हमसे कह रहा है कि 3 टाइम्स द ग्रेटर, और सपोज a जो है ग्रेटर देन b है, तो हमसे कह रहा है 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 3a इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, यानी कि जब हम b से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा 6, और जिससे हमने डिवाइड किया है वो है b, एंड द रिमाइंडर विल बी 6, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है हमसे, ए 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, यानी कि 5b इज डिवाइडेड बाय द इज ग्रेटर नंबर, यानी कि a से जब डिवाइड किया तो क्वेश्चन मेरे पास कितना आया 2, और रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स? तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं 5 से एक मिनट, हाँ देख लेते हैं फिर से, कितना हो जाएगा 2a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 3, और 3a माइनस 6b इज इक्वल टू 6, यानी कि a माइनस 2b इज इक्वल टू 2, ठीक है, a माइनस 2b इज इक्वल टू 2, यहाँ से आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ पर माइनस b इज इक्वल टू माइनस 7, तो b की वैल्यू हो जाएगी 7, है ना, b की वैल्यू हो जाएगी 7, तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 3, 2a इज इक्वल टू 32, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, एक वैल्यू आ रही है 16, दूसरी वैल्यू आ रही है 7, है ना, a इज इक्वल टू 16, तो b इज इक्वल टू 7। हमसे क्या पूछा, डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स विल बी a माइनस b, दैट इज 16 माइनस 7, कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बाकी जो आपके नेक्स्ट के दो तीन क्वेश्चन आएंगे वहां पे हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाना इज अ वेरी टीडियस टास्क, है ना, ये आप इसको ऐसे नहीं सिंप्लीफाई कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज रख के देखते हैं, यहाँ पे सिंपल वैल्यूज रखते हैं, क्या a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, ताकि कोई पार्शियलिटी या कोई वो नहीं रहे जिससे कि आप संदेह कर पाएं। तो मैं ऐसे रखे, अब मैं a b प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, कितनी हो जाएगी 2 प्लस 6 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये 11। अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी, यानी कि -1 का होल क्यूब, प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू सी माइनस ए का होल क्यूब विच इज 8, प्लस सी स्क्वायर 9 इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब विच इज -1 का होल क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -1 प्लस 32 माइनस 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -10 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 22। तो 22 क्या 11 22 का फैक्टर है? बिल्कुल है, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, अब a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6, या इसका फैक्टर ये कितनी, ये वाला हमने यहाँ का ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है 22, तो क्या 6 जो है इसका फैक्टर है 22 का, 6 जो है 22 का फैक्टर है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से गलत हो जाएगा, ओनली ऑप्शन 1 इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट। सो ये आपको बात को ध्यान रखना होगा कि ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस में हमेशा हम वैल्यूज ही पुट करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको फैक्टराइज करने चलोगे, बहुत ज़्यादा करोगे, तो यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। दूसरे पे आते हैं, देखिए इस वाले केस में भी हमको वैल्यू ही पुट करनी है, आप इसको यहाँ कहाँ सॉल्व करते रहेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे सीधे और सीधे आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। एक्स को 1, वाई को 2, जेड को 3, आप सिंप्लिसिटी के लिए 0 मत ले लीजिएगा, बिकॉज ये 0 अगर यहाँ पे आप लोगे तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, राइट। अब देखते हैं 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 1, एक्स माइनस वाई की कितनी है -1, और वाई एक्स माइनस जेड की वैल्यू कितनी है -2, प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है 2, वाई माइनस जेड की वैल्यू है -1, और वाई माइनस एक्स की वैल्यू है 1, प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू है 3, जेड माइनस एक्स की वैल्यू है 2, और जेड माइनस वाई की वैल्यू है 1, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, तो 1 अपॉन 6 आ रहा है। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, 0 तो नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 1 अपॉन एक्स वाई जेड आ रहा है क्या, तो 1 अपॉन एक्स वाई जेड आ रहा है विच इज इक्वल टू 1/6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आता है, क्या बोल रहा है, अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमें वही सेम टू सेम वही चीज़ करनी है, बस यहाँ पे कंडीशंस को फॉलो करना है कि ये वाली कंडीशन है, सपोज एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 1 है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये x टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 यानी कि 81, वाई माइनस जेड कितना हो जाएगा 1, प्लस वाई टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16, जेड माइनस एक्स कितना हो जाएगा -2, प्लस जेड टू द पावर 4 हो जाएगा 1, और एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 81 माइनस 32 प्लस 1, और ये जो भी क्वांटिटी आ रही है पॉजिटिव आएगी, ठीक है, बिकॉज 81 माइनस 32 विल बी समथिंग विच इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन वी टेक दिस। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा सही है। दूसरा हमसे कह रहा है कि यदि ऐसा है कुछ तो क्या ये लेस देन होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं, z की वैल्यू 3 रखते हैं, राइट। और जैसा ही हमने ये रख के देखा तो हमने क्या पाया, x टू द पावर 4 हो जाएगा 1, y माइनस z हो जाएगा -1, y टू द पावर 4 हो जाएगा 16, और z माइनस x कितना हो जाएगा 2, प्लस z टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 81 इंटू एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 प्लस 32 -1 प्लस 32
-81। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये वाली जो क्वांटिटी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो नेगेटिव इफ द कंडीशन इज दिस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा किसमें, ये लिखा हुआ है आपका एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और ये आपका लिखा हुआ है 12x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 12x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। ध्यान से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो वही वाला बनेगा, ठीक है, x⁻6 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, यानी कि 24x⁻4। सॉरी ये माइनस होगा ना, क्योंकि ये माइनस आ रहा है, हाँ, तो ये माइनस हो जाएगा। अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना बन जाएगा, ये x² प्लस 2√3x प्लस 2√3x प्लस 12 इंटू x-2√3 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो बनेगा x² इंटू x-12 का होल स्क्वायर, ये बना है ना। और यहाँ क्या बन जाएगा आपका x इंटू x प्लस 2√3, ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपका, इसका स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली, है ना, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या, ये कितना हो जाएगा आपके पास, x-2√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे x² होगा ना, सॉरी x² होगा यहाँ पे, जब x को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x² -12 बचेगा। अब देखिए ये क्या बचा हुआ है, x² -12 यानी कि x² -2√3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं a + b इंटू a-b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। और नीचे आपका वो सेम ही चीज़ लिखी हुई है x-2√3 का स्क्वायर। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा a² - b² का फॉर्मूला लगा के, तो क्या बन जाएगा x + 2√3 इंटू x-2√3, है ना, इसका इन दोनों का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर और x + 2√3 का स्क्वायर इंटू x-2√3 का स्क्वायर इंटू x², ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ बचेगा x²। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। X and Y कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days, यानी कि उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, जब व्हेन दे वर्क टुगेदर विल बी 1/45, ठीक है, 1/45 प्लस 1/40, क्योंकि 1/x 1/45 है, 1/y इतना है, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y विल बी दिस, है ना, ये इनका एक दिन का काम है, विच विल बी इक्वल टू, यानी कि 360, ठीक है, 45 इंटू 8, ये आपका हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9/360, यानी कि 17/360 उनका एक दिन का काम होता है। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट एक्स लीव्स आफ्टर n days। अगर उनका एक दिन का काम इतना होता है तो उनका n दिन का काम कितना हो जाएगा, 17n/360 उनका n दिन का जो काम है। एंड देन y कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 23 days। अब इतना काम हो चुका है, टोटल यूनिट जो टोटल काम करना था वो था 1 यूनिट, इतना काम हो चुका है, तो बचा हुआ कितना काम है, 1 - 17n/360। अब y जो है वो 1/40 काम करता है एक दिन में, है ना, 1/40 काम करता है एक दिन में, 1/40 वर्क ही डज इन 1 डे। सो 1 वर्क विल बी डन इन 40 days, है ना, यानी कि एक वर्क है जो 40 डेज में करेगा, तो इतना वर्क जो है वो कितने में करेगा, यानी कि 40 इंटू 1 - 17n/360 वो कितने में करेगा, वो हमको दे रखा है 23 में करेगा, ठीक है। तो अब इसको वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 - 17n/360 इज इक्वल टू 23/40। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 - 23 विल बी 17/40 इज इक्वल टू 17n/360। 70 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 9, सो n विल बी इक्वल टू 9, ठीक है, n विल बी इक्वल टू 9 विच इज ऑप्शन नंबर बी। 480 persons working 10 hours per day completes 1/4 of a work in 10 days. How many additional employees are to be employed in order to complete the remaining work in 20 days working 8 hours per day? देखिए वही सेम फॉर्मूला लगेगा, m1 है ना, h1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 h2 d2 अपॉन w2। m1 क्या है, नंबर ऑफ मैन वर्किंग, 480 पर्सनस है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय h1 कितना हो जाएगा, 10 hours per day मल्टीप्लाइड बाय day 1 इज इंटू 10, ठीक है, डे 10 दे रखा है, आवर्स 10 रखा है। अब हमसे कह रहा है 1/4 ऑफ द वर्क, तो W1 कितना हो जाएगा, W/4 इज इक्वल टू M2 कितना है मेरे पास, M2 हमको चाहिए एडिशनल, है ना, एडिशनल पर्सन आर टू बी एम्प्लॉयड, यानी कि 480 तो है ही है, उनमें और कितने चाहिए कि इससे हो जाए, ठीक है, 480 + x
आर टू बी एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, यानी कि D2 हमारा 20 है और H2 मेरा कितना है 8 और रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना है 3W/4, ठीक है ना। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 इंटू 480 अपॉन 20 इंटू 8 इज इक्वल टू 480 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 30 है ना। ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा ना, 3 तो 300 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 900, 900 इज इक्वल टू 480 प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स कितना हो जाएगा 420, ठीक है, एक्स विल बी इक्वल टू 420। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, 12 men and 16 men can do a piece of work. No, 12 women and 16 men can do a piece of work in 5 days, ठीक है, that is equal to 13 women and 24 men can do it in 4 days, ठीक है। W1 W2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वर्क सेम है। ये कितना हो जाएगा 60 women प्लस 80 men इज इक्वल टू 52 women प्लस 96 men, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 8 women इज इक्वल टू 16 men, यानी कि जो एक वुमेन काम कर रही है वो 2 men के बराबर का काम कर रही है, ठीक है। एक वुमेन जो है वो 2 men के बराबर का काम कर रही है। अब देखिए हमसे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल 25 women एंड 50 men टेक टू डू इट, यानी कि 25 women यानी कि कितना हो जाएगा 50 men हो जाएगा 25 women के इक्विवेलेंट, और 50 men तो पहले से दे रखे हैं, यानी कि अब टोटल उतना काम करना है जितना 100 men के बराबर का काम होगा। अगर ध्यान से देखिए तो अगर एक वुमेन 2 men के बराबर का काम करिए, यानी कि 12 वुमेन 24 men के बराबर का काम करेंगे, 12 वुमेन जो है 24 men के बराबर का काम करेंगे, 24 men यहाँ पे हैं और यहाँ पे 16 पहले से हैं, तो 24 + 16 विल बी इक्वल टू 40, यानी कि 40 men जो है 5 दिन लगा रहे हैं। 40 men यदि 5 दिन लगा रहे हैं तो 100 men कितना लगाएंगे, 100 men विल टेक हाउ मेनी डेज, तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 200/100 विच इज इक्वल टू 2 days। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। There are two stations X and Y 1320 किलोमीटर apart. A train starts from station X at 6 AM and moves at an average speed. देखिए इसको हम रफ में करते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दूंगा। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 स्टेशन X और Y है, यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो है 1320 किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखिए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन X एट 6 AM, एट 6 AM यहाँ से एक ट्रेन चलती है सुबह 6 बजे, एट मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एट 2 PM अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम Y टूवर्ड्स X, यानी कि यहाँ पे अब 2 PM के बाद एक ट्रेन चलती है फ्रॉम Y टूवर्ड्स X। दे व्हेन डू दे मीट, है ना, ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये यहाँ पे चल रही है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हेन डू दे मीट, यानी कि कितने टाइम बाद वो दोनों मिलेंगे। तो अब ध्यान से अगर देखिए तो टाइम लैग कितना हो रहा है, टाइम लैग का मतलब है कि ये 6 बजे चली और ये 2 बजे, यानी कि पूरे 8 घंटे बाद ये वाली ट्रेन चली, तो 8 घंटे के अंदर इसने कितना किलोमीटर कवर कर लिया होगा 8 hours, है ना। ये सुबह 6 बजे चली और ये दोपहर के 2 बजे चली, तो सुबह 6 बजे चली और दोपहर के 2 बजे में टोटल 8 घंटे का फर्क आता है, टोटल 8 घंटे का फर्क आएगा। सो दैट्स वाई 8 घंटे के अंदर इसने कितना किलोमीटर चल लिया 8 × 60, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, दैट विल बी इक्वल टू 480 किलोमीटर, यानी कि 480 किलोमीटर अब आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, यानी कि सपोज ये यहाँ पे आ चुकी है 480 किलोमीटर इसने जो है कवर कर लिया है। अब सपोज अब जो है जो ट्रेन आपकी है जो ट्रेन T1 थी जो कि X से चली थी वो कितना दूरी आ चुकी है 1320 माइनस 480 4 12 840, ठीक है। अब उसको 840 चलना है, ठीक है, उसको जो है 840 किलोमीटर चलना है और ताकि वो यहाँ पे स्टेशन Y पे पहुँच पाए, ठीक है, ये स्टेशन, ठीक है, मतलब वो ट्रेन 2। तो इन दोनों के बीच की दूरी 840 किलोमीटर थी जब यहाँ से ट्रेन 2 चलना चालू हुई, राइट। ट्रेन 2 जब यहाँ से चलना चालू हुई, सपोज ये दोनों कहीं आके यहाँ मीट करते हैं, सपोज, है ना, तो टाइम सपोज x डिस्टेंस पे मीट करते हैं, राइट। तो ट्रेन 1 ने x डिस्टेंस चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये आपका हो जाएगा ट्रेन टाइम टेकन बाय ट्रेन 1। नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन 2 विल बी 840 - x, है ना, क्योंकि उसको भी तो वहीं मिलना है।
840 माइनस एक्स अपॉन में उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर की। अब दोनों टाइम को हम इक्वेट कर देंगे, वाई बिकॉज दोनों के दोनों सेम टाइम पे मिलेंगे। तो x अपॉन 60 इज इक्वल टू 840 माइनस एक्स अपॉन 80, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, तो 7x इक्वल टू 2520, ठीक है। 7x इक्वल टू 2520, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360। x की वैल्यू 360 को यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू को जब 360 यहाँ पुट करेंगे तो 360 अपॉन 60 दैट इज इक्वल टू 6। यानी कि 6 घंटे बाद, अब से 6 घंटे बाद, अब मतलब यहाँ से जब 2 बजे थे, यानी कि अब से 6 घंटे बाद जो है ना, ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी विच इज इक्वल टू 2 PM प्लस 6 आवर्स, यानी कि 8 बजे रात में, ठीक है। 8 बजे रात में ये दोनों की दोनों ट्रेनें जब मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 PM। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 2 glasses of equal volumes are filled with a mixture of alcohol and water in the ratio 3:2 and 4:1। सपोज पहले वाले में था आपका 3x and 2x, ठीक है। टोटल मिक्सचर था 5x, और यहाँ पे कितना था 4x and x which is equal to 5x। These glasses are emptied into a third glass, what is the ratio? अब देखिए अल्कोहल पहले ग्लास में 3x था, अब 4x है, तो टोटल अल्कोहल कितना हो जाएगा, टोटल अल्कोहल विल बी इक्वल टू 7x, और वाटर था 2x और x, तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, टोटल वाटर कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब वॉल्यूम इक्वल है ना, ये बात को ध्यान रखिएगा। जब वॉल्यूम इक्वल है तो रेशियो हम सेम ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x and x विल बी इक्वल टू 3x। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द थर्ड ग्लास विल बी इक्वल टू 7x अपॉन 3x दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, राइट। हमने यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम होने का फायदा उठाया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। इस यहाँ पे आपको बस 2 फॉर्मूला याद रखना है। क्या, यदि हमसे HCF पूछता है A/B, C/D, E/F, यानी कि फ्रैक्शंस का HCF पूछता है, तो इसका जो HCF होता है वो होता है आपका HCF ऑफ न्यूमरेटर, है ना, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, सी फॉर्मूला होता है। यानी कहने का मतलब है कि HCF ऑफ जितने भी न्यूमरेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि A, C, E अपॉन में सॉरी LCM है ना, LCM होगा ये, LCM ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि B, D, F। तो यहाँ से यदि मैं निकालूँ तो HCF ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, सीधे दिख रहा है यहाँ पे 3 हो जाएगा, अपॉन में LCM इसका कितना हो जाएगा, इसका LCM कितना हो जाएगा आपका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 100 होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 100। अब आते हैं HCF की, यदि मैं LCM की बात करूँ, LCM ऑफ A/B, C/D, E/F, यदि इसकी बात करूँ तो वो होता है आपका LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है, ठीक है। LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि LCM ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा A, C, E अपॉन में HCF ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि B, D, F, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x, बिकॉज x इज द HCF। नाउ y वी विल कैलकुलेट y विच इज द LCM, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, इसका LCM आप कितना लोगे, कितना हो जाएगा आपका 54, इसका LCM आपका हो जाएगा 54, है ना, जो न्यूमरेटर है, इसका HCF कितना हो जाएगा 5। तो 54 अपॉन 5 जो है y की वैल्यू है, और x की वैल्यू तो हमको पता ही है कितनी, 3 अपॉन 100, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 54 अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन 3, यहाँ से कटेगा 20, यहाँ से कटेगा 18, है ना। तो y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू 360, तो y इज इक्वल टू 360x, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, there are two numbers, natural numbers x and y, where x is greater than y. When x is divided by 6, then the quotient suppose is a and the remainder is 2. When y is divided by 6, suppose the quotient is b and the remainder is 3. जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमसे पूछा x माइनस वाई की वैल्यू हमको निकालनी है when it is divided by 6, तो निकाल देते हैं, बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। So x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इंटू a माइनस b माइनस 1। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पे x माइनस वाई वही नंबर है, उसने हमने उसको 6 से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन मेरे पास क्या आया a माइनस बी, और रिमाइंडर आया -1। लेकिन चूंकि रिमाइंडर जनरली, देखिए रिमाइंडर आप -1 भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे कोई बच्चा करेगा इसको नन ऑफ रिमाइंडर कैनॉट बी डिटरमाइंड लिख के आ सकता है, और कोई भी कैंडिडेट ऐसा करेगा कि वो रिमाइंडर कैनॉट बी डिटरमाइंड जो है ऐसे लिख के आ सकता है, लेकिन -1 हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। -1 भी एक रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बोलूँ
कि मैं 5 को 24 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना आएगा? बहुत आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि रिमाइंडर 4 आएगा। रिमाइंडर 4 तो आएगा, बिल्कुल आएगा, और यही आना भी चाहिए, लेकिन एक रिमाइंडर और अभी आ सकता है। ठीक है, कितना आएगा? अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ से, तो -1 रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, तो मुझे एक्चुअल रिमाइंडर चलाने के लिए क्या करना होता है? -1 प्लस दिस डिवाइजर। ठीक है, तो अगर मैं -1 + 5 करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस रिमाइंडर, राइट। तो अभी मेरे पास आया -1 रिमाइंडर, रिमाइंडर तो -1 होता नहीं है, तो -1 को मैं 6 में ऐड कर दूंगा बिकॉज इट इज़ द डिवाइजर। सो जैसे मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास एक्चुअल रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा। देखिए, रिमाइंडर आपका -1 भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमको हमेशा रिमाइंडर जो है पॉजिटिव क्वांटिटी में लिखा जाता है, एंड ये ऐसी मान्यता है कि रिमाइंडर पॉजिटिव ही रहता है, राइट। इट इज़ अ मेजर। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 5। The value of a two-digit number is 5 times. Suppose two-digit number is 10x plus y. That is 5 times the sum of its digits, right? तो यहाँ से आपका जाएगा 5x is equal to 4y. अब देखिए 5x और 4y बराबर कब होंगे? ये नंबर और ये नंबर कब बराबर होगा बताइए? इन दोनों का एलसीएम जब आप लोगे तो 20 आएगा, यानी कि अगर मैं x को 4 रख दूं और y को मैं 5 रख दूं तो 5 × 4 20 और 4 × 5 20, दोनों के वैल्यू बराबर आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, और मतलब उसके एलसीएम से ही मतलब था मैं, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको हम रफ में करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है क्या कि हमारे पास एक नंबर है ना, हमारे पास एक नंबर है n, दैट इज इक्वल टू 12 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 3। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल कितने होते हैं हमको पता है, कितने हो जाएंगे? अगर मैं इसको और फर्दर फाइन फैक्टराइजेशन करूँ तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर विच इज 3 की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, ये हो जाएगा, राइट। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 12 + 1 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 14 + 1, ये तो होता है, मल्टीप्लाइड बाई 3 + 1 है ना, कितना हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 13 विच इज इक्वल टू 780। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 780 है। अब मुझसे कह रहा है स्टेटमेंट में कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं। तो पहले नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हम ये वाला टर्म एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी फैक्टर में 2 टू द पावर 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है या 2 की पावर का कोई भी नंबर किसी भी फैक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमेशा इवन कर देगा, क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो वो इवन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 से लेकर 2 टू द पावर 12 तक जितने भी नंबर हैं उन सबको हटा दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, यानी कि 3 टू द पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 3। अब इसके टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 5 दोनों ही ऑड नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी ऑड नंबर होगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 15, इसके हो जाएंगे 4, यानी कि टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे? 60। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो है वो मेरे पास कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मेरे पास कितने आ जाएंगे? 60। ठीक है, अगर टोटल फैक्टर्स इतने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इतने हैं, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 780 माइनस दिस नंबर विच इज इक्वल टू 60, तो दैट विल बी इक्वल टू 720, राइट। तो अभी नंबर ऑफ इवन फैक्टर 720 है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 60 है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 60 है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 722, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब इस वाले पे आता है। सपोज मैंने इसको k मान लिया, ठीक है, तो log a टू द बेस 10 कितना हो जाएगा आपका? kb माइनस kc। ठीक है, log b टू द बेस 10 विल बी इक्वल टू kc माइनस ka, एंड log c टू द बेस 10 विल बी इक्वल टू ka माइनस kb। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो kb माइनस kb कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस k प्लस k कैंसिल आउट हो जाएगा, और kc माइनस kc कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो log a टू द बेस 10 प्लस log b टू द बेस 10 प्लस log c टू द बेस 10 कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 0। सो log 10 ABC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब ये तभी पॉसिबल है जब ABC की वैल्यू हो जाएगी 1, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। What is the angle between the hour and the minute hand of a clock when the clock shows 4 hours and 40 minutes? बहुत ही सिंपल सवाल है। जो आवर एंड की क्लॉक है वो 12 घंटे में 360 घूमती है, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है आवर एंड जो होती है, और 1 घंटे में कितना घूम जाएगी? 30 डिग्री। तो 4 घंटे में कितना घूमेगी? 4 घंटे में घूम जाएगी कितना?
120 डिग्री। अब लेकिन सिर्फ 4 घंटे भी तो नहीं है, 40 मिनट भी तो है, तो आवर एंड थोड़ी सी और आगे खिसकेगी ना, थोड़ी सी और आगे खिसकेगी, 4 पे तो रहेगी नहीं। अब देखिए 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री घूमती है, कहने का मतलब है कि 60 मिनट के अंदर 30 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट के अंदर कितना घूम जाएगी, 1/2 डिग्री। तो 40 मिनट के अंदर कितना घूमेगी, 20 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे 20 डिग्री और ऐड हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 140 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब है हम जो रेफरेंस लेते हैं हमेशा एंगल निकालने के लिए, वो हमेशा 12 ओ क्लॉक से लेते हैं, जब मेरी आवर हैंड भी यहाँ पे होती है और जब मेरी मिनट हैंड भी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो जो 12 ओ क्लॉक है वहाँ से इस वाले टाइम तक जो आवर हैंड है उसने 140 डिग्री का एंगल उसने कवर किया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मिनट्स की। देखिए अब 60 मिनट्स के अंदर जो मिनट हैंड होती है वो 360 डिग्री कवर करती है, मतलब 1 घंटे के अंदर वो 360 डिग्री कवर करती है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना कर लेगी, 6 डिग्री, और 40 मिनट के अंदर कितना कर लेगी, 240 डिग्री, ठीक है। 240 डिग्री यहाँ से हम रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो 240 डिग्री कवर कर चुकी है। ये मिनट हैंड का एंगल है फ्रॉम 12 ओ क्लॉक, और ये आवर हैंड का एंगल है फ्रॉम 12 ओ क्लॉक। तो 240 माइनस 140 विल बी आवर आंसर, ठीक है। एंगल बिटवीन हमसे पूछा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 240 माइनस 140, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, तो 10 ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 995 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 5 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना हो जाएगा 35 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 7 माइनस 5 x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 7। तो हमारे पास ये रूट्स आ गए इक्वेशन के, है ना। इसी इक्वेशन के हमसे रूट्स पूछा हुआ था, इसी वाले इक्वेशन के हमसे रूट्स पूछा हुआ था। तो सम ऑफ द रूट्स कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x वुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। से यहाँ पे हम श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2q, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 2p प्लस माइनस 2 अंडर रूट p प्लस q इंटू p माइनस q, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2q। ये कितना हो जाएगा, p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन q। एक तो हमारे पास ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा, यदि मैं इसको देखूं, इस वाले एक्सप्रेशन को देखूं, तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं, राइट, यदि मैं इसको रैशनलाइज करता हूं तो कितना बन जाएगा मेरे पास, ऊपर वाले का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट p स्क्वायर माइनस क्यू, ये बनेगा। और नीचे क्या बन जाएगा आपका, p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू, यहाँ से q कैंसिल आउट होगा, यहाँ से p कैंसिल आउट होगा, यानी कि क्या बचेगा, 2p प्लस 2 अंडर रूट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 2q, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन q, यही तो बनेगा, p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन q। देखिए सेम टू सेम वही आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है दोनों के दोनों यहाँ पे सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अगर ये भी मैच करेगा, मैच करता है तो ठीक है। ये कितना होगा, रैशनलाइज करूंगा तो आपके पास हो जाएगा p प्लस क्यू, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ऐसा तो कोई टर्म मेरे पास आ नहीं रहा है, ऐसा तो कोई टर्म जो है मेरे पास वो आ नहीं रहा है, ठीक है। अंडर रूट में अंडर रूट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p प्लस क्यू, ऐसा कोई टर्म आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। हमारे पास ही वैसी दो वैल्यूज आएंगी विच इज 1 एंड 2 विच इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, राइट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। नेक्स्ट इस पे आते हैं, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। हमसे कह रहा है कि इन दोनों का जो HCF है ना, इस जो px और qx का जो HCF है वो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। अब चूंकि जो HCF होता है मेरा वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, कहने का मतलब है यदि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा, तो इसकी मदद से मैं इसका दूसरा फैक्टर निकाल सकता हूँ। कैसे, डिवाइड करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को जब मैंने इससे डिवाइड किया, यानी कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो मेरे पास इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो प्लस 1 बचेगा,
है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस एक्स, जैसे एक्स क्यूब हुआ ये माइनस एक्स स्क्वायर हो या प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, ये गया तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो यह कितना बचेगा प्लस वन। यानी कि यदि इसको मैं रिजॉल्व करूँ दो फैक्टर में पी एक्स को, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, एक तो आपको ऑलरेडी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखिए रिजॉल्व हो गया। हाँ अब देखिएगा, अब मेरे पास आया क्यू एक्स, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया क्यू एक्स, हमसे कह रहा है इसका भी, चूंकि ये इसका भी जीसीडी है तो जाहिर सी बात है ये इसका भी फैक्टर होगा। अब ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड भी करेगा, तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो इसका भी निकाल देते हैं, है ना, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका निकालते हैं, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में अब इसका करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या है यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। एक मिनट, माइनस 2x होगा ना ये, एक मिनट ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से जाएंगे तो ये 2x स्क्वायर होगा ना, ये 2x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, चूंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और ये माइनस 2x है तो ये आपका माइनस एक्स होगा, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यह रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिएगा मेरे पास ये आ गया पॉलिनोमियल 1, ये मेरे पास ये आ चुका है पॉलिनोमियल 2, ठीक है। अब मेरे को चाहिए एलसीएम, है ना, क्वेश्चन में बोल के रखा है एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये जो है आपका इस वाले में भी पॉलिनोमियल में ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा डिवाइडेड में देयर एचसीएफ विल बी हाउ मच, देयर एचसीएफ इज ऑलरेडी गिवन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये और ये का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Question 27. Consider the question and the two statements given below. एक काम करते हैं इसको रफ में करते हैं, ठीक है, या फिर यहीं कर लेते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि a 2-digit number is added to the number found by reversing the digits of the 2-digit number. कहने का ये मतलब है कि अगर नंबर n1 था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से पहले, है ना, ताकि स्पेस बनी रहे, और हम एक नंबर था मेरे पास क्या n1, वो कितना था 10x प्लस वाई, दूसरा था n2 दैट विल बी इक्वल टू 10y प्लस एक्स, क्योंकि हमने उसका रिवर्स निकाला। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, राइट, हमने क्या किया n1 प्लस n2 किया, नो n1 प्लस n2 जो है आपको कितना हो जाएगा 11x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द 2-digit नंबर, हमको निकालना है 2-digit नंबर, राइट, हमको निकालना है 2-digit नंबर। स्टेटमेंट 1 हमको दे रखा है ये, और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। अब देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसकी साइकोलॉजी को पढ़िए। क्वेश्चन किस टाइप का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। हमसे बोला है कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि क्या स्टेटमेंट 1 अकेले बता सकते हैं आंसर को, क्या स्टेटमेंट 2 अकेले बता सकते हैं आंसर को, क्या दोनों एक साथ बता सकते हैं आंसर को, या फिर दोनों में से कोई नहीं बता सकते, ठीक है। तो हमें इन चारों में से ऑप्शन देखना है। अब देखिए n1 प्लस n2 जो है आपका 11x प्लस वाई हो जाएगा। अब हमसे स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 हमसे कह रहा है कि द सम इज डिविजिबल बाय 9। अगर n1 प्लस n2 जो है डिविजिबल बाय 9 है, तो जो मेरा x प्लस वाई है ना, ध्यान से दिखेगा, जो मेरा x प्लस वाई है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9, राइट, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 9 होगा तभी तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9 होगा या तो 18 होगा। अब देखिए ये होगा, ठीक है,
क्योंकि x और y चूंकि सिंगल डिजिट है तो मैक्सिमम सम जो x प्लस वाई का जा सकता है वो 18 जा सकता है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता, मैं इसको 27 नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि x प्लस वाई को 27 करना मतलब कि वो x और y की वैल्यू 10 से एक्सीड हो जाएगी, और 10 से एक्सीड होने का मतलब है कि डिजिट हमारे पास जो डिजिट हमको चाहिए दैट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। तो सिंगल डिजिट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है, 9 + 9 मैक्स टू मैक्स 18 जा सकती है, उसके आगे नहीं जाएगी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है x प्लस वाई जो है 9 और 18 हो गया, तो क्या हम इससे ये बता सकते हैं अकेले स्टेटमेंट 1 से कि द सम यानी कि ये जो है डिविजिबल बाई 9 है, क्या हम ये बता सकते हैं? कैन वी टेल दैट? नो, वी कैन नॉट टेल दैट। वाई? बिकॉज यहाँ पे 9 भी आ सकता है, यहाँ पे 18 भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे 9 भी आ सकता है, यहाँ पे 18 भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर आ सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये नंबर दोनों से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हम मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो x 18 से डिविजिबल नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि 11x प्लस वाई जो आपका नंबर है उसमें अगर हम x प्लस वाई को 9 या 18 रख दें, है ना, x प्लस वाई को यदि 9 और 18 रख दें, है ना, तो जाके ये जो सम है आपका वो डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं यहाँ पे 18 रखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 रखता हूँ यहाँ पे इस वाले केस के लिए, तो 11 × 18 नंबर हो जाएगा। अब 11 × 18 जो है वो टू डिजिट से ज़्यादा नंबर हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, सो अलोन यूजिंग स्टेटमेंट 1 वी कैन नॉट फाइंड दिस पर्टिकुलर नंबर, राइट, बिकॉज देयर कैन बी 2 केसेस। नाउ सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट n1 + n2 जो है हमारा जो सम है वो बेसिकली 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि जो x प्लस वाई है वो आपका 2 का मल्टीपल है, x प्लस वाई जो है वो आपका 2 का मल्टीपल है। तो अब x प्लस वाई जो है 2 का भी मल्टीपल है और x प्लस वाई जो है मतलब 9 भी है और x प्लस वाई 2 भी, कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 18 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू यदि 2 है, जो सम ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 2 है, डिविजिबल बाई 2 है ना, और x प्लस वाई की वैल्यू 9 भी है यहाँ से, तो 9 और 2 जब हमने दोनों को मिलाया तो जो सम है वो मेरा 18 से डिविजिबल हो जाएगा, तो जो मेरा सम ऑफ द डिजिट्स है वो मेरा 18 से डिविजिबल हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा, ठीक है, कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट हम लेके साथ चले तो 18 आएगा, यानी कि ये जो n1 + n2 है, n1 + n2 जो कि सम है ये पूरा 18 से डिविजिबल है, और अगर इसको 18 से डिविजिबल होना है तो x प्लस वाई को जो है दोनों 9 और 2 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, 9 और 2 इसको दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मेरे को जो चाहिए कि x प्लस वाई की वैल्यू है वो 18 होना चाहिए। वाई? बिकॉज x प्लस वाई दोनों के दोनों 9 और 2 से डिविजिबल होंगे, कहने का मतलब है कि x प्लस वाई जो है 18 से डिविजिबल होगा। अगर x प्लस वाई 18 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई की वैल्यू 18 होगी। इन दैट केस ओनली वी कैन गेट ओनली एंड ओनली वन केस, दैट इज 9,9, यानी कि जो नंबर है मेरा ठीक है, वो मेरा कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, यानी कि 99 जो है मेरा एक ऐसा ही नंबर होगा जिसका जो सम है वो सम ऑफ, है ना, इसका जो सम है कितना हो जाएगा 198। नाउ दिस 198 इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो, डिविजिबल बाय 9 आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नाइदर स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, नाइदर स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। हमसे कह रहा है एक्स एलसीएम जो है इन दोनों नंबर्स का 481 है, बहुत ही जाना पहचाना नंबर है। इसका एक फैक्टर आता है आपका 13, दूसरा फैक्टर आता है आपका 37, राइट, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। या तो आप इसको ऐसे लिखो, नहीं तो आप इसको ऐसे लिखो 481,1, नहीं तो आप इसको ऐसे लिखो 37,13, ठीक है। 2 नंबर एक्स एंड वाई यहाँ पे या तो ये है नहीं तो फिर ये है, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है y की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब y की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जाहिर सी बात है ये वाला तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे y की वैल्यू 1 है। दूसरा ये वाला है तो ये वाला हो सकता है, और अगर ये वाला है तो यहाँ से हम जो है x की वैल्यू 37 है, y की वैल्यू 13 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ से इसकी निकाल सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, यहाँ से हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बिकॉज स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें
अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें, HCF ऑफ एक्स एंड वाई इज 1। अब देखिए HCF ऑफ एक्स एंड वाई 1 है, तो यहाँ पे भी उसी पेयर में हमारा देखें तो यहाँ पे भी HCF 1 है, यहाँ पे भी HCF 1 है, तो यहाँ से 3x - 2y की 2 वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन हमको सिर्फ एक ही तो वैल्यू चाहिए ताकि हम बिल्कुल प्रिसाइज रहें, लेकिन यहाँ से 2 वैल्यू निकल रही है। तो हम इस स्टेटमेंट से कंक्लूड नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू फिर कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे ये रख के देखो, चाहे यहाँ पे रख के देखो, वैल्यू तो 2 आ जाएंगी, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ एक वैल्यू। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, consider the following consider the question and two statements given below, x to the power n plus y to the power n divisible by x plus y, है ना। देखिए इस वाले केस में अगर n कोई नेचुरल नंबर है आपका, अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो हम ये अलोन नहीं बता सकते इस वाले स्टेटमेंट से कि ये इससे डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर n नेचुरल नंबर है, अगर n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू यदि 2 रखोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या x प्लस वाई से डिविजिबल है? नहीं है। लेकिन जैसे तुमने n को 3 रखा, सपोज x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का x प्लस वाई से डिविजिबल है? हाँ। तो अगर सीधे सीधे हम n नेचुरल नंबर है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज दोनों कर रहा है, डिवाइड कर भी रहा है, डिवाइड नहीं भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम n को नेचुरल नंबर रखते हैं उस केस में हमारे पास ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि ये वाला नंबर इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि इवन नेचुरल नंबर है, तो हमको पता है कि वो डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर सीधे सीधे नो आ जाएगा, सीधे सीधे से आंसर नो आएगा। दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 इज नॉट अलोन। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पे आता है, कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन। देखिए वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि x एंड y 2 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, कि मुझे इसका आंसर चाहिए यस या नो में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है क्या? पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि x टू द पावर 8 y टू द पावर 9 लेस देन 0 है। इस वाले केस में y की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, और इन दोनों केस में x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। राइट, x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, y की वैल्यू हमेशा जो है नेगेटिव होगी। ठीक है, ठीक है। अब इस वाले स्टेटमेंट में अगर आप इसको गौर से देखें तो यदि y तो हमेशा नेगेटिव है, y नेगेटिव है और x को पॉजिटिव नेगेटिव से क्या ही मतलब है? अगर x पॉजिटिव होगा, अगर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, उस केस में नो आएगा। लेकिन यदि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है ना, x यदि नेगेटिव है और y भी यदि नेगेटिव है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं, ये इस वाले स्टेटमेंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि अगर हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि क्या एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। अगर ये वाला मैं केस लूँ उस वाले केस में नो होगा, अगर मैं इन दोनों का केस लूँ उस केस में यस होगा। तो यहाँ से हमारे पास, अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को देखूँ तो यहाँ से मेरे को इसका आंसर मिल जा रहा है। दूसरा वाला अगर देखें तो इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा। क्या? अब मुझे यहाँ पे एक्स को नेगेटिव रखना पड़ेगा और यहाँ पे या तो आप वाई को पॉजिटिव रखो या वाई को नेगेटिव रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए वही टू सेम चीज़ यहाँ पे भी हो गई। यदि मैं एक्स को नेगेटिव वाई को पॉजिटिव लूंगा तो ये पूरा प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा। यदि मैं एक्स को नेगेटिव वाई को नेगेटिव लूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरे को आंसर मिल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। देखिए क्या कहने का ये मतलब है कि a की वैल्यू 3b है, यानी कि a अपॉन b की जो वैल्यू है 1/3 है। राइट, b अपॉन c की वैल्यू कितनी है 5/4 और c अपॉन d की वैल्यू है 7/6। हमसे ये पूछा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब जब इसकी वैल्यू पूछ ही रहा है, जब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो d और a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो d और a की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो c है और इसको c है, इन दोनों को सेम बनाना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 28/24। इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये 35/28। ठीक है, अब ये 35 है, ये 3 है, तो इन दोनों को इसको 35 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 35/105 a अपॉन b अपॉन c कितना हो जाएगा 105/28 इंटू 3 कितना हो जाएगा 84। ठीक है ना, और c अपॉन d कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, तो कितना हो जाएगा 84/24 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 72। तो a अपॉन b कितना आ जाएगा ये, b अपॉन c आ जाएगा ये, और c अपॉन d आ जाएगा ये, आ गया। ठीक है, तो हमसे d प्लस a अपॉन d माइनस a की वैल्यू पूछा, d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 72 के,
और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 35K। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा 72K प्लस 35K अपॉन 72K माइनस 35K, ये हो जाएगा 72 प्लस 35 कितना हो जाएगा 107K। देखिए एक छोटी सी गलती यहाँ पे कितना बड़ा नुकसान करवा सकती है। यहाँ पे a अपॉन बी की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, a अपॉन बी की वैल्यू 3/1 होगी, है ना। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। देखिए बहुत छोटी सी गलती होती है, ओवरलुक नहीं करनी चाहिए मिस्टेक्स को, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बार ओवरलुक हो गया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और गुस्सा भी आएगा। ध्यान से देखिएगा, a अपॉन बी की जो वैल्यू है वो 3 दे रखी है, मैंने 1/3 ले ली थी। b अपॉन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 और c अपॉन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/6, ठीक है। तो d को बराबर करते हैं यहाँ से पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर, इसको 5 इसको 7 से, कितना हो जाएगा 35/28, यहाँ से कितना हो जाएगा 28/24, ठीक है, ठीक है। ये 35 है, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 105 और ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 105K और हो जाएगा 24K, यदि रेशियो मिले तो d प्लस ए कितना हो जाएगा 105K प्लस 24K अपॉन में 105K माइनस 24K, कितना हो जाएगा ये, मतलब इसका जस्ट उल्टा, सॉरी 20 ये हो जाएगा आपका 24K माइनस 105K, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 129K अपॉन में नीचे कितना आएगा आपका 81 माइनस 81K, के से के कैंसिल हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा माइनस 27, ये कितना जाएगा 43, तो माइनस 43 अपॉन 27, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं इस पे, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द पॉलिनोमियल हैज नो रियल फैक्टर्स, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है लेस देन 0 होगी। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्लस 4 बेसिकली इंटू के माइनस 3 विच इज इक्वल टू लेस देन 0। तो के स्क्वायर प्लस 4K माइनस 12 लेस देन 0, के स्क्वायर प्लस 6K माइनस 2K माइनस 12 लेस देन 0, तो K इंटू के प्लस 6 माइनस 2 इंटू के प्लस 6 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 6 से लेकर 2 आएगा नंबर लाइन पे, वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, बिटवीन माइनस 6 एंड 2, बिटवीन माइनस 6 एंड 2। अभी हमको दे रखा है, देखिए ये जो b की वैल्यू है ना 2b की वैल्यू कितनी है a प्लस सी। अब यही 2b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमको क्या दिया है bc प्लस सी डी की वैल्यू 2b मल्टीप्लाइड बाई d दिया हुआ है ना। 2b की वैल्यू a प्लस सी है, तो bc प्लस सी डी इज इक्वल टू 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से a प्लस सी इंटू डी हो जाएगा ना। तो bc प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी, सी डी से सी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए डी बी सी को तो ले जाए, तो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। In a flight of this 2,800 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. Suppose its original average speed was something v, right? उसकी original average speed v थी. Its average speed for the trip was reduced by 100 kilometer per hour because of bad weather. यानी कि अगर उसकी जो ये थी वो कम हो गई, उसकी स्पीड जो है 100 से कम हो गई, है ना। पहले उसने टाइम लिया था t, अब उसने टाइम लिया t प्लस 1/2, उसने टाइम लिया t प्लस 1/2, 30 मिनट्स यानी कि 1/2 आवर, राइट। व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड, t की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2800 इंटू वी अपॉन वी माइनस 100 इज इक्वल टू t की जगह हम ये रख देते हैं प्लस 1/2, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके इसको चेक करूंगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। बार बार इसको कर पाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 700 रखूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कितना हो जाएगा 2800 बाई 600 दैट इज इक्वल टू 2 3 2 14/3 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा 9/2। क्या 9/2 इसके बराबर है 14/3 के बराबर नहीं है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा अगर 750 रख के देखें तो कितना हो जाएगा 650, ये कटेगा यहाँ से, इज इक्वल टू 2800 अपॉन 750 प्लस 1/2, 5 13 5 5 5 25 30 56, ये कितना हो जाएगा 15 5 56 56/13, 56 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 2 112 प्लस 15/30 यानी कि 7
127/30। अब ये 127/30 आ रहा है, ये 56/13 आ रहा है, कहीं से इसका कोई कंपैरिजन है नहीं है, तो स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन बी भी गलत है। अब ऑप्शन सी रख के देखते हैं कितना हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 2800/700 इज इक्वल टू क्या 2800/800 प्लस 1/2 है, देख लेते हैं। ये आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/2 प्लस 1/2 विल बी 8/2 विच इज़ 4। तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यानी कि जो v की जो वैल्यू है इस वाले एक्सप्रेशन की, जो v की वैल्यू कितनी आ रही है 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप ऐसे चेक करोगे तो टाइम कम लगेगा, बाकी आप अगर इसको सॉल्व करोगे फिर इसको फाइंड करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें वही सेम चीज़ करनी है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। क्या हमको यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखनी है। ठीक है, ए को 1 रखिए, बी को 2 रखिए, सी को 3 रखिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, वाई की वैल्यू हो जाएगी 4 और जेड की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 + 12, 12 का होल क्यूब कितना होता है 1728। ठीक है, -24 इंटू 5 और 20 इंटू 60। कहने का मतलब है कि हमको वैल्यू निकाली 1728 माइनस 1440 कितना हो जाएगा 288। अब हमको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कर रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा 27 + 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 36। तो 36 क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं। अब इसको देखते हैं तो 2 × 36 कितना आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, नहीं। तो 8 टाइम्स क्या इसके बराबर आ रहा है 8 4 288। देखिए 288 यहाँ पे आ गया, 288 यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दैट इज 8 × ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हमसे कह रहा है पर्सन एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस ए से उसने स्टार्ट किया, एंड पर्सन वाई स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम अनदर प्लेस बी विच इज d किलोमीटर अवे। यहाँ से प्लेस बी था, यहाँ पे प्लेस ए था, यहाँ से एक्स चलना चालू हुआ इधर की ओर, वाई भी इधर की ओर चलना चालू हुआ। दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, एक्स वॉक्स एट द एवरेज स्पीड ऑफ यू किलोमीटर पर आवर एंड दिस वॉक्स एट द स्पीड ऑफ वी किलोमीटर पर आवर, राइट। सो हाउ फार विल एक्स हैव वॉक्ड बिफोर ही ओवरटेक्स, है ना। कहने का ये मतलब है सपोज यहाँ से जो दूरी थी वो x डिस्टेंस पे जो है x ने सपोज a डिस्टेंस पे जाके x ने y को ओवरटेक किया, तो x को कितना चलना पड़ा d + a अपॉन में u, है ना। इतने टाइम में उसने इस वाले को a स्पीड से जो चल रहा था और v किलोमीटर की पर आवर स्पीड से उसने इसको ओवरटेक किया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा dv + va इज इक्वल टू ua। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी dv/u - v। a की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि हाउ फार विल x हैव वॉक्ड बिफोर ही ओवरटेक्स, तो x ने टोटल कितना वॉक किया d + a। अब a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है और d तो है ही हमारे पास पहले से, तो d + a विल बी इक्वल टू d + dv/du - dv दैट इज इक्वल टू du/d इंटू u - v। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ud है ना, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u/u - v जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक मिनट सॉरी ए डी प्लस ए, तो यहाँ पे डी वी सी ऊपर रहेगा ना, डी यहाँ पे कहाँ आ गया, एक मिनट। हाँ, ए की वैल्यू तो ये दे रखी है ना, तो डी वी अपॉन यू माइनस वी, तो कितना हो जाएगा डी यू माइनस डी वी प्लस डी वी, तो कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू अपॉन यू माइनस वी जो है करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इफ p इज द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, p जो है मेरा वो नंबर x और x - 1 / x है, देन q इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, यानी कि x² एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि x² - 1 / x²। हमसे बोल रहा है कि भैया इसकी वैल्यू बता दो ये वाली, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी p² × p² + 4। तो यदि मैं p² यहाँ से निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा x² + 1 / x² -2 + 4 कितना हो जाएगा 2, यानी कि p² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p² + 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से x² + 1 / x² + 2, यानी कि x + 1 / x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी x + 1 / x का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ये इसके बराबर होगा। अब क्यू की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये, यानी कि इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस वाले पे आता है, देखिए ये वाला बहुत ही अच्छा सवाल है ना। एक्स की वैल्यू हमको दी है 2 टू द पावर 1/2, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू हमको दी है वो 2 + 2 टू द पावर 1/2 दी, हमसे इसकी वैल्यू पूछा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एक मिनट। हाँ, ये लिखा जा सकता है, ये इस वाली चीज को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस में 4, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिएगा ध्यान से फिर से, ठीक है, सॉरी -8, सॉरी -8, क्योंकि +4 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 2/x का होल स्क्वायर -4 इसका होल स्क्वायर, ये वाला, और -8। फाइनली जो मुझे है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मेरे को x यहाँ पे दे रखा है कितना 2 + √2, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। 2 + √2 प्लस 2/2 + √2, रैशनलाइज करेंगे इसको तो 2 - √2 2 - √2 कितना हो जाएगा ये, तो 2 + √2 प्लस 4 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 - √2 4 - 2 विच इज 2 से 2 कैंसिल, और प्लस √2 - √2 कैंसिल, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 16 - 4 का हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 144 - 8 कितना हो जाएगा 136। ठीक है, आगे आंसर। आपको बस यहाँ तक मैनिपुलेट करना था बस, और कुछ नहीं। और उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू सिंपली उठा के रख देनी थी। x takes 3 hours longer than y to walk 40 किलोमीटर if x doubles his speed। कहने का मतलब है कि जो आपका x takes 3 hours longer है ना देन y to walk 30 किलोमीटर। सपोज x की वैल्यू x है और y की वैल्यू y है, x takes 3 hours longer than y, यानी कि 30 किलोमीटर जब वो x स्पीड चल रहा है तो इतना टाइम -30 किलोमीटर जब y स्पीड चल रहा है तो वो 3 आवर्स लॉन्गर ले रहा है। इफ x डबल्स इस स्पीड, यानी कि 30/2x ही टेक्स 2 आवर्स लेस देन y, यानी कि अब जब 30/y माइनस ये कर रहा है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं 1/x को a ले लेते हैं और 1/y को b ले लेते हैं। 1/x को a और 1/y को b, तो कितना हो जाएगा 30a - 30b = 3, यानी कि a - b 30a - 30b, यानी कि 10a - 10b = 1। ठीक है, 10a - 10b = 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 30b - 15a = 2। ठीक है, तो -15a + 30b = 2। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 30a - 30b = 30, 3 से है ना, और ये कितना हो जाएगा -15a + 30b = 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये आपके पास कितना आ जाएगा 15a की वैल्यू आ जाएगी 32, तो a की वैल्यू आ जाएगी 32/15, है ना। a की वैल्यू 32/15 आ जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 64a, सॉरी 10 × 32/15, 10 × 32/15 - 10b = 1। मुझे तो y की स्पीड चाहिए, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी y की स्पीड 10b = 64/3 - 1, यानी कि 60/3 विच इज 20। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 है ना, तो 15a = 5, a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है,
ए की वैल्यू आ जाएगी 1/3। जब यहाँ पे मैं रखूँगा 1/3 को तो 10/3 - 1 यानी कि 7/3 इंटू 10 30/7। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/7/30। लेकिन b को तो मैंने 1/y लिया था, अब मुझे y चाहिए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/b यानी कि 1/7/30 यानी कि 30/7 और 2/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आता है। इफ सी इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिएगा प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 ईयर एट 4% पर एनम 4% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए प्रिंसिपल आपका 10,000 है, रेट जो है आपका वो 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, इस बात का ध्यान रखिएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P 1 + R/N इंटू 100 की पावर NT - 1। ठीक है, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है उस केस में n की वैल्यू हो जाती है 4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट की वैल्यू हमको दे रखी है 4 और कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 4 × 100 अपॉन में 4 की पावर t। टाइम कितना दे रखा है 1 ईयर का, तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, ये कटेगा यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 101/100 की पावर 4 - 1 100 की पावर 4 100 की पावर 4 ये इससे कैंसिल आउट होगा और यहाँ आपका हो जाएगा 104 - 100 की पावर 4। अब ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 101 का होल स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इंटू 101 का स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 101 - 100 इंटू 101 + 100 और ये पहले से आपको दे रखा है 101 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0 1 0 2, ये तो 1 हो जाएगा तो 201 मल्टीप्लाइड बाई। अब ये जो क्वांटिटी है आपकी ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन मेरे पास दे रखे हैं, एक तो 100 से कम है, 100 से ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है, 200 से ज़्यादा है लेकिन 400 से कम है और लास्ट में 400 से ज़्यादा है। ये 4 ऑप्शन हमको दे रखे कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो मेरा जो है इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब आपको ऑप्शन से देख के लग रहा होगा, आपको जो ऑप्शन से देख के लग रहा होगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बहुत बड़ी है जो कि लेस ग्रेटर देन 400 आएगी, राइट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है ना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ग्रेटर देन 400 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स। हमसे ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यदि मैं 6 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा x² + 1/x², ये ठीक है। उसके बाद अगर यदि मैं 25 लूँ तो क्या -25 लूँ तो क्या बनेगा x - 1/x और यहाँ पे +12 = 0। ठीक है, हमसे कह रहा है कि पॉसिबल व्हाट इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x - 1/x। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 × x - 1/x का होल स्क्वायर +2, ये लिखा जा सकता है। माइनस में 25 × x - 1/x +12 = 0। यानी कि अगर मैं x - 1/x को थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 6 × t² +2 - 25t +12 = 0। 6t² +12 - 25t +12 = 0, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6t² - 25t +24 = 0। 6t² माइनस ये कितना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -16t - 9t +24 = 0। तो यहाँ से अगर t कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3t कॉमन लेंगे तो इसको और इसमें जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2t - 3 और यहाँ से हो जाएगा -8t कॉमन लेंगे तो बनेगा 2t - 3। तो देखिए -8 सॉरी -8 है ना। तो एक फैक्टर आ जाएगा मेरा 3t - 8 और एक फैक्टर आ जाएगा 2t - 3। ठीक है, t की वैल्यू या तो 8/3 आ रही है या तो t की वैल्यू 3/2 आ रही है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या क्या हो सकती है 8/3 3/2। तो यहाँ पे 3/2 दे रखा है तो यहाँ पे 3/2 लगाएंगे। नाउ विच वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x² प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x - 1/x का स्क्वायर
+2 ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही, तो मैं पहली वैल्यू पुट करके देखता हूँ कितना आ जाएगा, 64/9 + 2, तो 64 + 18 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि ये हो जाएगा 82/9, और हमें ऑप्शन में दे भी रखा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। ट्राइंगल ABC विद साइड्स दिस इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। साइड को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है विथ AB एज द हाइपोटेनस एंड BC यहाँ पे आपका C हो जाएगा, तो BC 9 हो जाएगा, CA 12 हो जाएगा, और यहाँ से एक ऐसा सर्कल ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, ये वाला सर्कल है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर वहाँ से सर्कल पास कर रहा होता है तो यहाँ पे आपका ऑर्थो सेंटर लाई करता है, और हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे आपका सर्कम सेंटर लाई करता है, यानी कि ये जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। हमसे पूछा है cos स्क्वायर A + cos स्क्वायर B + cos स्क्वायर C की वैल्यू बताइए। अब देखिए cos C आपका 90 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से cos A निकालिए, तो आप हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज 12/15 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका cos B आपका कितना हो जाएगा 9²/15 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12² + 9²/15 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर अपॉन 15 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर A + cos स्क्वायर B + cos स्क्वायर C की वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपका कितना हो जाएगा 3 - cos स्क्वायर A + cos स्क्वायर B + cos स्क्वायर C, यानी कि 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। हमसे बोला व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, अभी हमने देखा रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होता है 15/2 विच इज 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड एट सी फ्रॉम अ पॉइंट P, यहाँ पे मेरी लेक है और उस लेक से h मीटर्स अबव, यानी कि ये लेक है मेरी, यहाँ से h मीटर्स अबव यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, और यहाँ पे क्लाउड C है, ठीक है, ये हमारा h है, और हमसे बोल रहा है कि हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक इज 2 मीटर्स, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक इज 2h मीटर्स। अगर ये 2h है तो ये भी तो आपका h हो जाएगा। अरे भाई ये पूरा 2h है ना आपका, ये पूरा आपका 2h है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि इस पॉइंट का जो एलिवेशन है इस वाले पॉइंट से वो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक फ्रॉम द पॉइंट P, यानी कि ये जो पॉइंट C है C, इसका पॉइंट C डैश यहाँ कहीं आएगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू है 2h की, क्यों, क्योंकि जितना रिफ्लेक्शन जितना नीचे होता है उतना ही डिस्टेंस आपका क्लाउड भी ऊपर होता है, रिफ्लेक्शन की किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन उसकी डिस्टेंस से सेम होती है, राइट, तो ये आपका 2h हो जाएगा। अब हमको tan थीटा निकालना है, tan थीटा आपका कितना हो जाएगा 2h अपॉन दिस वैल्यू 2h अपॉन बेस। अब बेस निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे tan 30 का, बिकॉज बेस जो इसका बेस है ये वाला और इसका बेस ये वाला दोनों सेम है, तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन बेस, ठीक है, सो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी h√3, बेस की वैल्यू आ जाएगी h√3, ठीक है। अरे एक मिनट सॉरी, ये पॉइंट P से बोला ना, रिफ्लेक्शन जो है पॉइंट P से, यानी कि यहाँ से बेसिकली ये ऐसे, ये या ऐसा नहीं है, इसको मिटा देते हैं, है ना, ये ऐसे है, यहाँ से आपको थीटा बोला, यहाँ से थीटा निकालना है, तो ये तो आपका 2h है और ये h है, तो पूरा 3h हो जाएगा, तो tan थीटा जो है आपका ये हो जाएगा 3h अपॉन बेस, तो बेस कितना आ जाएगा h√3, ठीक है, तो 3h अपॉन h√3 यानी कि √3। अब tan थीटा की वैल्यू √3 आई तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट वाले पे हमसे पूछा व्हाट इज PC इक्वल टू, PC क्या है भाई, PC है मेरा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको sin 30 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू h अपॉन PC, है ना, तो PC इज इक्वल टू 2h। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। A frequency distribution table is given below. Total frequency is 200, यानी कि 46 + 25 कितना हो जाएगा 56, 66, 71 + 10 81 + 5 86, यानी कि 86 + P + Q की वैल्यू 200 है, तो P + Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 114, ठीक है, 114 हो जाएगी P + Q की वैल्यू। मीन इसका 1.46 है, तो मीन के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI, समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI, ये होता है मीन, तो समेशन FI/XI कितना हो जाएगा 0 + P + 2Q + 75 + 40 + 25 अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी 200, दैट इज इक्वल टू हमको गिवन है 1.46, ठीक है। अब
ये 75 प्लस 40 कितना हो जाएगा 115, 115 प्लस 25 140, तो 140 प्लस पी प्लस 2q इज इक्वल टू 146 इंटू 2 292, सो p प्लस 2q इज इक्वल टू 152, ठीक है। p प्लस 2q की वैल्यू ये है और p प्लस q की वैल्यू 114 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 838, है ना। q की वैल्यू आ जाएगी 38 और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 114 माइनस 38 6 और ये जाएगा 1076, तो q p की वैल्यू आपको दिख रही है 76 आ गई, है ना, और q की वैल्यू आपके पास 38 आ जाएगी। मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमसे पूछा हुआ है, तो फिर से हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं भाई, है ना। जो टेबल मेरे पास ऊपर बनी हुई है, जो मेरे पास टेबल ऊपर बनी हुई है वो क्या है, हमसे पूछ रहा है मीडियन बता दो इसका, तो मीडियन के लिए मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, फिर से देखिएगा, अभी मेरे को x दे रखा है क्या, ये है 0, ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 46 p q, p की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके थे कितनी 76 और q की वैल्यू हम निकाल चुके थे 38, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 25, ये 10 और ये 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, चूंकि ये आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और ये हम देख सकते हैं कि जो वेरिएट है इसका, जो इसका वेरिएट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड भी है ना, वो जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड भी है 0 1 2 3 4 5। तो अब इसका जो टोटल है, टोटल फ्रीक्वेंसी 200 है, तो n/2th जो होती है वो आपकी मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास, ठीक है। तो यहाँ से 100 मीडियन क्लास हो जाएगी आपकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी हो जाएगी 46, है ना, और 46 प्लस 76 कितना हो जाएगा 2 112, 112 प्लस 38 कितना हो जाएगा 150, 175 सॉरी एक मिनट 160 70, 112 प्लस 38 160 हो जाएगा ना, सॉरी 150, एक मिनट 2 1 8 9 10 तो 122 होगा, फिर ये 150 122 ये 160 185 ये 195 और ये 200 ही हो जाएगा। n/2th क्लास यानी कि 200/2th यानी कि 100th क्लास जिस पे भी आ रहा है वो आपका मीडियन हो जाएगा, यानी कि 100 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो मीडियन जो आपका मीडियन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा a। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2022 के सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, एंड वी विल मीट अगेन बाय डूइंग द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेवल वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एनालिटिकल ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल आया, यहाँ पे हमने देखा जहाँ पे जनरल टर्म क्या है ABC आ गया, वहाँ पे कुछ कंपैरिजन करना है, तो वहाँ पे आप उसको पूरा सॉल्व करने के बजाय, टाइम वेस्ट अपना करने के बजाय वहाँ पे आप कुछ वैल्यूज रख के देखिए, 2-3 वैल्यूज रख के देखिए, टेस्ट केसेस लगाइए, टेस्ट केसेस सभी के सभी फॉलो हो जाएंगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम नंबर थ्योरी से डील करिए रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI, प्रॉफिट लॉस, CP SP जो भी है, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं, थैंक यू।